बारिश में गरम पकोड़े वाले। ओ महारानी, जल्दी जल्दी अपने हाथ चला, पूरा दिन क्या झाड़ू ही मारती रहेगी? घर में और भी काम है करने को। जी माँ जी, मैं जल्दी करती हूँ। तभी पायल की ननद नेहा वहाँ आती है। भाभी, अभी तक आपका साफ सफाई का काम खत्म नहीं हुआ? अच्छा, ये सब छोड़ो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चल झाड़ू मारकर जल्दी से खाना बना दे, सुनील भी उठने वाला होगा। पायल चुपचाप घर के काम में लग जाती है और कुछ देर बाद वो आलू के पराठे और चाय बनाती है। तभी विमला वहाँ आती है। पायल, तू जाकर नहा ले, जब तक मैं सबको खाना दे देती हूँ। पायल खुशी से नहाने चली जाती है और विमला चाय के पराठे सुनील को देती है। ले बेटा, आज मैंने तेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या नाश्ता आपने बनाया? हाँ बेटा, वो पायल ने बोला कि मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती हूँ तो कुछ काम कर लिया करूँ। हाँ भैया, आपके जाने के बाद भाभी पूरा दिन टीवी देखने में लगी रहती है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनती। मुझे पायल से ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ है पायल? नहीं बेटा, तू उससे कुछ मत बोल, कहीं उसे ऐसा न लगे कि हमने तुझे उसके बारे में कुछ बताया है। आप घबराएं नहीं, ये घर आपका है। मैं ऑफिस से आकर पायल से बात करूंगा। और सुनील नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला जाता है। अरे वाह माँ, आपने तो भैया को अच्छे से इसके खिलाफ भड़का दिया। अब हम उसे कितना भी सताएं, लेकिन वो इसकी एक बात नहीं सुनेगा। कुछ देर बाद पायल भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, सुनील चले गए क्या? तो वो क्या तेरा इंतजार करते रहे कि महारानी नहाकर बाहर निकले और तेरे से परमिशन लेकर जाए? चल जा और हमारे लिए भी नाश्ता लेकर आ। पायल सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठने लगती है। तभी नेहा उसके नीचे से कुर्सी खिसका देती है और पायल नीचे गिर जाती है। ये क्या बदतमीजी है नेहा? इस घर में तेरी औकात नौकरानी की है और तू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी। वही नीचे बैठ के खा। अगर इस घर में रहना है तो जैसा हम कहती हैं वैसा ही करना पड़ेगा। बेचारी पायल पूरा दिन उन दोनों के जुल्म सहती रहती, क्योंकि उसका पति सुनील भी अपनी माँ की बातों में आ गया था और वो पायल की कोई बात नहीं सुनता था। एक शाम सुनील ऑफिस से घर आता है। माँ, कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है और मुझे 2 महीने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। अरे तू वहाँ जाके क्या करेगी? वैसे भी बस 2 महीने की तो बात है। हाँ पायल, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? पायल फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुनील दूसरे शहर चला जाता है। उसी शाम जोरों से बारिश होने लगती है। माँ, आज तो बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे में पकोड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, अभी उस महारानी से पकोड़े बनवा देती हूँ। पायल, जल्दी से हम दोनों के लिए आलू प्याज के पकोड़े बना दे। और पायल कठपुतली की तरह काम पर लग जाती है। अरे शायद पकोड़ों में नमक डालना तो मैं भूल ही गई, एक खाकर देखती हूँ। तभी किचन में विमला आ जाती है और पायल को पकोड़े खाते हुए देख लेती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें अपने जूठे पकोड़े खिलाएगी? नहीं माँ जी, वो। और विमला पायल को मारने लगती है। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर नेहा भी वहां आ जाती है। अरे माँ, इसे क्यों मार रही हो? इसकी रोने की आवाज बाहर तक आ रही है। बस करो, अब कहीं ये मर ही ना जाए। ये हमें अपने जूठे पकोड़े खिलाना चाहती थी। नहीं दीदी, माँ जी को गलत फहमी हुई है। अब तू मुझे बेवकूफ बनाएगी, चल निकल यहाँ से।
पायल उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी पायल बारिश में भीगते हुए वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। पायल पूरी रात वहीं बिता देती है। अगले दिन सुबह होने पर पायल को भूख लगने लगती है और वह खाने की तलाश में बाजार की ओर जाती है। पायल ठेले वाले से कुछ खाना मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पकोड़े वाले का ठेला दिखता है और वह उसके पास जाती है। बाबा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पायल की हालत देखकर उसको उस पे तरस आ जाता है और वह उसे कुछ पकोड़े चटनी के साथ दे देता है। पकोड़े देख पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पायल सारी बात उसको बताती है। बेटा, तुम इस शहर में अकेले कहाँ भटकोगी? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरी बेटी बन के रह सकती हो। और पायल उस बाबा के साथ उसके घर रहने लगती है और रोज उनके साथ पकोड़े बनाने में उनकी मदद करती है। एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो जाती है। तब से पायल ही उनके पकोड़ों की दुकान संभालने लगती है और बाबा का इलाज भी करवाती है। बारिश के दिन लोगों की भीड़ पायल के पास उमड़ी रहती थी। देखते ही देखते पायल के बनाए पकोड़े दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं। 2 महीने बाद जब सुनील वापस अपने शहर आता है तो उसकी नजर पायल पर पड़ती है और सुनील पायल के पास जाता है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल सुनील को देख रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। सुनील गुस्से में अपने घर जाता है। अरे बेटा सुनील, आ गया मेरा बेटा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। माँ, पायल को बोलो पानी लाने के लिए। अरे भैया, आपके जाते ही वो किसी के साथ भाग गई। नेहा की ऐसा बोलते ही सुनील उसको एक जोरदार चांटा लगाता है। शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? अपना घर होते हुए मेरी पत्नी को कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है। आज मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा बेटा, मुझे माफ कर दे, घमंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। हाँ भैया, मुझे माफ कर दो। तभी पायल भी अंदर आ जाती है और वे दोनों पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है। पायल के कहने पर सुनील उनको माफ कर देता है और पायल अपने साथ उन बाबा को भी घर ले आती है। अब पायल ने शहर में एक बड़ी पकोड़ों की दुकान खोल ली थी, जहां अनेक प्रकार के पकोड़े मिलते थे। ये कहानी है जोधपुर गांव की, जहां रमेश और सीमा रहा करते थे। एक दिन रमेश खेत से घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक नीलगाय से उसे टक्कर हो जाती है और उसकी वजह से उसकी कमर टूट जाती है। वो सड़क पर पड़ा बेचैन हो रहा था। रमेश का दोस्त केशव रास्ते पर से जा रहा था, तभी वो देखता है कि रमेश जमीन पर पड़ा था और वो दर्द से तड़प रहा था। वो उसे उठाकर घर ले आता है और सीमा को जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे भाभी देखो रमेश को क्या हो गया है। ये सड़क पर दर्द से तड़प रहा था और ना ही इससे चला जा रहा है। ये तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। भाभी जल्दी बाहर आओ। भैया, आप इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, इनकी तो ज्यादा तबीयत खराब लग रही है। केशव और सीमा रमेश को अस्पताल लेकर जाते हैं और अस्पताल में पता चलता है कि रमेश की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब तो इतने पैसे भी मैं कहाँ से लाऊंगी भैया, मैं इनका इलाज भी नहीं करा सकती। सीमा एक कोने में खड़े होकर रो रही होती है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी कि मैं इनका इलाज करा सकूं। सीमा एक कोने में खड़े होकर रो रही होती है। भाभी आप चिंता मत करो, रमेश का इलाज मैं करा दूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते
तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। केशव अच्छे खासे पैसे रमेश के इलाज में लगा देता है और अब रमेश बेड रेस्ट पर ही रहता है। सीमा उसकी दिन रात सेवा करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अब मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा। मुझे तो केशव भैया के कर्ज के पैसे भी देने हैं, मुझे थोड़ा तो काम करना ही होगा। अगले दिन सीमा इधर उधर जाकर लोगों के घरों में काम करने लगती है। काफी मेहनत के बाद भी उसके घर के खर्चे और पति का इलाज नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन उसकी मालकिन को शादी में जाना था, तो मालकिन उसे बोलती है, सीमा तुम एक काम करो, मुझे ना शादी में जाना है, तो मैं मेकअप करवा कर आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। ठीक है मालकिन। मालकिन चली जाती है। सीमा घर का सारा काम कर देती है और कुछ घंटों बाद मालकिन गुस्से से वापस घर आती है। उफ, पता नहीं सब ब्यूटी पार्लर वालों को एक साथ क्या काम पड़ गया है। आज ही सभी ब्यूटी पार्लर बंद होने थे, मुझे शादी में जाना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। ये सुनकर सीमा बोलती है, मालकिन आप चाहो तो आपका मेकअप मैं कर देती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत ब्यूटी पार्लर का काम आता है। क्या सच में सीमा, तुम्हें पार्लर का काम आता है? तुमने तो मेरी पूरी ही दिक्कत दूर कर दी। प्लीज मेरा अच्छा सा मेकअप करना। सीमा मालकिन का मेकअप कर देती है। मेकअप देखकर मालकिन बहुत खुश होती है। अरे वाह सीमा, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। तुम एक काम करो ना, तुम खुद का ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? वो मालकिन, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है कि ब्यूटी पार्लर कैसे खोलते हैं, और उसमें तो बहुत अच्छे पैसे लगते होंगे ना, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अरे तो तुम जानकारी तो प्राप्त कर सकती हो, और रही बात पैसों की, तो कोई ना कोई तुम्हें उधार दे ही देगा। फिर क्या था, अगले दिन सीमा इधर उधर जाकर लोगों से ब्यूटी पार्लर खोलने की जानकारी लेती है, और वो कुछ पैसे उधार अपनी मम्मी से ले लेती है ताकि वो ब्यूटी पार्लर खोल सके। मम्मी, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। एक बार मेरा ब्यूटी पार्लर अच्छा चल गया तो देखना सब सही हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, ये सब तो तेरे पैसे हैं, तू मेरी बेटी है, तेरा हक मेरी हर चीज पर है। और सीमा अपना नया पार्लर खोल देती है। कुछ दिनों तक तो सीमा के पार्लर में कोई काम नहीं आता, लेकिन सीमा को इस बात की बहुत निराशा भी होती है। कोई नहीं, हर चीज चलने में थोड़ा टाइम तो लेता ही है, धीरे धीरे ना सब सही हो जाएगा। मुझे तो सब्र करना होगा, हाँ यही सही रहेगा। एक दिन सीमा के ब्यूटी पार्लर में दो लेडीज आती हैं। हमें ना अपना मेकअप कराना है शादी में जाने के लिए। दूसरी औरत उसके कान में बोलती है, अरे दीदी, ये रमेश की बहू तो खुद ही इतनी गंदी तरह से रहती है, ये हमारा क्या ही मेकअप करेगी, और ये तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता इसे मेकअप करना आता भी होगा। ये बातें करके दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं, मगर ये बात सीमा ने भी सुन ली थी और वो उदास होकर बोलती है, मुझे नहीं पता था, आजकल ना लोग काम भी शक्ल देखकर ही देते हैं, मगर मेरी शक्ल और रहने के तरीके से मेरे मेकअप और काम करने का क्या लेना देना। सीमा को उस दिन इस बात का बहुत दुख होता है, मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। अब सीमा को ब्यूटी पार्लर खोले हुए 6 महीने हो गए थे, और अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे जो उसने अपनी मम्मी से उधार लिए थे। लगता है मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, कोई मेरे पार्लर में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर और भी कई अच्छे पार्लर हैं। कल मैं इसे बंद कर दूंगी या किसी को किराए पर दे दूंगी। अगले दिन सीमा बहुत ही उदास दिल से पार्लर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आज वो अपना पार्लर बंद कर देगी। शाम हो गई थी और वो गेट लॉक कर ही रही थी, इतने में एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी रमेश की बहू, मेरा मेकअप कर दो, मुझे एक शादी में जाना है। माँ जी, आपको मेकअप कराना है? हाँ हाँ बहू, मुझे ही मेकअप कराना है और सबकी तरह सुंदर दिखना है।
सीमा मुस्कुराकर गेट खोलती है और उसे बिठाकर उसका मेकअप करती है। मेकअप होने के बाद बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और वो खुश होकर बोलती है, अरे वाह, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर पर तो बहुत ही ग्राहक आते होंगे। तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो। तुमने तो मुझे जवान बना दिया। अपना चेहरा देखकर मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? लोगों को तो लगता है कि मैं अच्छा मेकअप नहीं करती, और आधे लोग तो इसलिए नहीं मेकअप करवाते क्योंकि मैं खुद भी सुंदर नहीं हूँ। इसी वजह से कल से ये ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेगा। अरे क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ पर कोई आता भी नहीं है। इसकी वजह से मेरी बोनी तक नहीं हो रही है। चलो एक काम करो, बस मेरे कहने से तुम कल और अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेना। अगर कोई नहीं आया तो उसके बाद तुम इस पार्लर को बंद कर देना। माँ जी, एक दिन में क्या ही बदल जाएगा, पर आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कल भी ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। बूढ़ी औरत उसे 10 रुपए निकाल कर देती है। ये लो बेटा, मेरे पास तो बस यही पैसे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, ये काफी है। मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर रख लेती हूँ। वो बूढ़ी औरत 10 रुपए देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सीमा फिर से ब्यूटी पार्लर खोलती है और वहां पूजा कर ही रही होती है कि इतने में उसके ब्यूटी पार्लर पर 2 ग्राहक आते हैं। तभी वो ग्राहक को देखकर बहुत खुश होती है और वो उनका मेकअप करती है और उन्हें भी सीमा के हाथ का मेकअप बहुत पसंद आता है। अरे दीदी, आपने तो मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। हम और लोगों को भी बताएंगे आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में, क्योंकि आपके हाथों में तो जादू है। देखो आपने कितना अच्छा मेकअप किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा मेकअप पसंद आया। सीमा बहुत खुश होती है क्योंकि कई महीनों बाद उसके ब्यूटी पार्लर पर कोई ग्राहक आता है और वो भी उसके मेकअप से बहुत खुश होकर जाता है। और शाम तक कम से कम उसके पार्लर पर 10 ग्राहक आ जाते हैं और सीमा को यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। लगता है बूढ़ी अम्मा ने कुछ चमत्कार कर दिया है। उन्होंने कहा तो था। देखो ना, सब कुछ एकदम सच हो गया। आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। पता नहीं कैसे मेरे हाथ तो खुद पर खुद ही चलने लगते हैं, और इतना अच्छा मेकअप तो मुझे कभी आता भी नहीं था जितना मैं अब कर रही हूँ। उसके बाद से सीमा के दिमाग में ब्यूटी पार्लर बंद करने का ख्याल ही चला गया और उसके पार्लर पर अब काफी ज्यादा ग्राहक आने लगे और सब उसके मेकअप से काफी खुश थे। कुछ महीनों के बाद गांव में सीमा के ब्यूटी पार्लर की चर्चा होने लगी और सीमा को ये देखकर बहुत खुशी होती है। अब मेरा ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए इन सब पैसों से मैं अपने पति का और अच्छे से इलाज करवा लेती हूँ। साथ ही जो पैसे मैंने माँ से उधार लिए थे वो भी लौटा देती हूँ। सीमा ऐसा ही करती है। साथ ही उसके घर का खर्चा भी चल रहा था, पर कोई ये नहीं जानता था कि सीमा का पार्लर जादुई पार्लर था। कोई भी ग्राहक जैसे ही उसे मेकअप करने को बोलता तो उसके हाथ खुद ब खुद ही चलने लगते और वो बहुत ही सुंदर मेकअप करती थी। सब ग्राहक बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी उसके ब्यूटी पार्लर पर बूढ़ी औरत फिर आती है। अम्मा, आपने क्या जादू किया है? आपके जाने के बाद से तो मेरी जैसे किस्मत ही पलट गई है। मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता है। साथ ही मुझे ये एहसास होता है जैसे मेकअप करते वक्त मेरे हाथों में एक अजीब सा जादू आ जाता है और मेरे हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। बेटा, सब किस्मत का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट मेरी ही नीलगाय से हुआ था। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने अपने पति का साथ दिया। तुम उसे छोड़कर नहीं गई। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो और इसलिए अपनी नीलगाय की भूल को सही करने के लिए मैंने तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर को जादुई पार्लर बना दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। फिर सीमा का पार्लर बहू का जादुई ब्यूटी पार्लर नाम से फेमस हो गया,
क्योंकि गांव के जवान, बूढ़ी सभी औरतें रमेश की बहू के ब्यूटी पार्लर में आते थे और वो बहुत सुंदर होकर वहां से जाते थे।